लेकिन रानी के पास ऐसा कोई वीटो नहीं है। उसे अपने ही डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि दोनों सदन सर्वसम्मति से इसे उसके पास भेजते हैं, उसे विधायी शक्ति प्रदान करना अतीत का एक मिथक है। ये शब्द वॉल्टर बेजहॉट ने 1865 में द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे। और आज देखिए, 150 साल बाद भी भारत में हम एक ऐसे ही सवाल से जूझ रहे हैं। बिल्कुल कि एक राज्य के राज्यपाल की असली शक्ति है क्या। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाएंगी जो आजकल खबरों में छाया हुआ है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। जी, इसमें से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत कुछ है। मुद्दा है, जब कोई राज्य सरकार एक कानून बनाती है तो क्या गवर्नर उसे रोक सकता है? कब तक रोक सकता है? और क्या गवर्नर मतलब अपनी मनमर्जी से काम कर सकता है? और हम आज इसी पहेली को सुलझाएंगे द हिंदू में छपे एक बेहतरीन विश्लेषण के आधार पर। ये पूरा मामला तब धरमाया जब भारत के राष्ट्रपति को खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। संविधान का अनुच्छेद 143 उन्हें ये शक्ति देता है। समझिए कि ये एक तरह की संवैधानिक हेल्पलाइन है। हाँ बिल्कुल। जब देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को भी किसी जटिल कानूनी सवाल पर सलाह की जरूरत पड़ती है, तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जैसा आपने कहा, आजादी के 7.5 दशकों बाद भी राज्यपाल की भूमिका ये केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की एक बड़ी वजह बनी हुई है। तो आज हमारा मिशन क्या है? आज हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि ये टकराव क्यों होता है, संविधान इस बारे में क्या कहता है और अदालतें इस गुत्थी को कैसे देखती हैं। ठीक है, तो जो स्रोत हमारे पास है वे बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बड़े सवाल रखे गए। पहला, जी, दूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और दूसरा सवाल जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है, हाँ, कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए समय सीमा क्या है। क्या एक गवर्नर किसी बिल को अनिश्चित काल तक अपनी टेबल पर रख सकता है? तो इन बड़े सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय क्या कहती है? यहीं पर देखिए मामला पेचीदा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गवर्नर के पास ये जो 3 विकल्प हैं, सहमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, जी, इन पर फैसला लेने के लिए उनके पास विवेकाधीन शक्ति है। और इससे भी बड़ी बात, अदालत कहती है कि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। 1 मिनट, कोई समय सीमा नहीं? ये तो बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक चुनी हुई सरकार कानून बनाए और एक गैर निर्वाचित गवर्नर उसे अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दे। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। तो क्या अदालत ने इस असीमित शक्ति पर कोई लगाम नहीं लगाई? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है, और अदालत ने भी इसे महसूस किया। इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी खिड़की खुली रखी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर देरी बहुत ज्यादा लंबी, अस्पष्ट और बिना किसी वाजिब कारण के हो, तो ऐसे गंभीर मामलों में अदालत दखल दे सकती है। इसे सीमित न्यायिक समीक्षा कहते हैं। मतलब अदालत हर मामले में दखल नहीं देगी, लेकिन अगर गवर्नर की निष्क्रियता हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अदालत पूछ सकती है कि भाई हो क्या रहा है। एकदम सही। और उस स्थिति का क्या जब गवर्नर बिल को वापस विधानसभा भेज दे? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। स्रोत बताते हैं कि अगर गवर्नर किसी बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाता है और विधानसभा उसे दोबारा पास कर देती है, चाहे बिना किसी बदलाव के? हाँ, या कुछ बदलावों के साथ, तब गवर्नर को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। वो उसे दोबारा नहीं रोक सकते, तब वो बाध्य हैं। यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है जो स्रोत में दी गई है। आज हम जिस विवेकाधीन शक्ति पर बहस कर रहे हैं, वो शब्द संविधान बनाते समय जानबूझकर हटा दिया गया था। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था, उसमें गवर्नर को साफ-साफ विवेकाधीन शक्तियां दी गई थीं। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान सभा ने बहसों के बाद इस शब्द को हटा दिया। तो सवाल उठता है कि जो दरवाजा संविधान सभा ने बंद कर दिया था, वो फिर से कैसे खुल गया? ये इस पूरी बहस की जड़ है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक दिलचस्प व्याख्या दी है। क्या? अदालत का तर्क 1985 में आए एक कानून से जुड़ा है, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून या 10वीं अनुसूची कहते हैं। इस कानून के आने के बाद पार्टी के विधायकों को पार्टी व्हिप का पालन करना पड़ता है। पार्टी व्हिप को अगर आसान भाषा में समझाएं तो? इसका मतलब यह है कि पार्टी जो फैसला लेती है, उसके सभी विधायकों को सदन में उसी के पक्ष में वोट देना होता है। कोई अपनी मर्जी से इधर उधर वोट नहीं कर सकता। अच्छा, तो अदालत का तर्क ये है कि इस कानून के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिल बिना सरकार की मर्जी के पास हो जाए।
इसलिए ये कल्पना करना ही बेतुका है कि जो सरकार सदन में बिल पास करवा रही है, वही सरकार गवर्नर को सलाह देगी कि इस बिल को रोक लो या इसे राष्ट्रपति को भेज दो। समझ गई। मतलब क्योंकि सरकार खुद के खिलाफ सलाह नहीं देगी, इसलिए गवर्नर के पास कुछ अपनी समझ से काम करने की शक्ति होनी ही चाहिए। जी, यही अदालत का तर्क है। लेकिन क्या ये तर्क थोड़ा कमजोर नहीं लगता? क्या हम सच में मान लें कि गठबंधन टूटने जैसी स्थिति इतनी दुर्लभ है कि संविधान की व्याख्या करते समय उसे नजरअंदाज कर दिया जाए? असल राजनीति तो इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई होती है। बिल्कुल, और स्रोत इसी कमजोरी की ओर इशारा करते हैं। वे एक बहुत ही यथार्थवादी उदाहरण देते हैं। कैसा? मान लीजिए दो पार्टियों ए और बी की गठबंधन सरकार है। उन्होंने मिलकर एक बिल पास करवाया जो अब गवर्नर के पास है, लेकिन इससे पहले कि गवर्नर फैसला लेते, गठबंधन टूट गया। अच्छा। अब पार्टी बी ने पार्टी सी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। और जाहिर है नई सरकार में शामिल पार्टी बी अब उस पुराने बिल को आगे नहीं बढ़ाना चाहती जो उसने पिछली सरकार में पास करवाया था। एकदम सही। ऐसी स्थिति में नई मंत्रिपरिषद स्वाभाविक रूप से गवर्नर को सलाह देगी कि उस बिल को वापस भेज दिया जाए। तो ये तो साफ साफ दिखाता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान सभा में ठीक ऐसी ही स्थितियों का जिक्र किया था। इससे यह साफ होता है कि गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बनाया गया है, न कि उसे अपनी अलग से कोई विवेकाधीन शक्ति देने के लिए। तो ये विवेक की शक्ति एक तरफ है, लेकिन असली समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति यानी राज्यपाल चुना कैसे जाता है। यहीं से राजनीति का असली खेल शुरू होता है ना? हाँ, और स्रोत इस पर बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं। वे 1985 में मशहूर लॉयर सोली सोराबजी की एक बात याद दिलाते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद थके हुए राजनेताओं के लिए एक सांत्वना पुरस्कार या राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वालों के लिए आगे बढ़ने की एक सीढ़ी बन गया है। ये एक बहुत कड़वी लेकिन शायद सच्ची टिप्पणी है। जब गवर्नर की नियुक्ति ही राजनीतिक वफादारी के आधार पर होगी, तो उनसे निष्पक्ष होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों। यही टकराव की जड़ है। हाँ, हालांकि 1979 के हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामले में अदालत ने साफ कहा था कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। लेकिन ये आदर्श है, हकीकत अक्सर अलग होती है। तो एक तरफ संवैधानिक आदर्श है और दूसरी तरफ राजनीतिक वास्तविकता है, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस खाई को पाटने के लिए जो सिफारिशें की गईं, उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। बिल्कुल। केंद्र राज्य संबंधों पर समय समय पर 3 बहुत महत्वपूर्ण आयोग बने: सरकारी आयोग, वेंकटचलैया आयोग और पुंछी आयोग। जी, ये नाम तो बहुत सुने हैं। तीनों ने राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए सिफारिशें दी, जैसे कि नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखाई गई। और स्रोत एक और दिलचस्प बात की ओर इशारा करते हैं। वो क्या? ये तो राजनीतिक दल आज विपक्ष में रहकर गवर्नर की भूमिका की आलोचना करते हैं, वही सत्ता में रहते हुए इन सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो हुई नियुक्ति की बात। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका असर सीधे सीधे आम जनता और शासन पर पड़ता है: समय सीमा का न होना। हाँ, ये केवल एक सैद्धांतिक बहस नहीं है। स्रोत में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े का एक किस्सा है जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाँ, वो उदाहरण आंखें खोलने वाला है। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके कार्यकाल में राज्य विधानसभा द्वारा पारित 74 विधेयक राष्ट्रपति के पास लंबित थे। 74? जी, 74। और ये अलग अलग राज्यपालों ने भेजे थे। कुछ बिल तो 6 और 7 साल से अटके हुए थे। 7 साल? सोच कर देखिए, एक चुनी हुई सरकार जनता के लिए एक कानून बनाती है और वो 7 साल तक सिर्फ एक फाइल में बंद रहता है। ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाने जैसा है। स्रोत में एक और मामला है, कर्नाटक का एक शिक्षा विधेयक 1983। उस पर गृह मंत्रालय ने 6 साल बाद जवाब दिया कि वो जांच के अधीन है। 6 साल तक बस जांच। ये दिखाता है कि कैसे ये देरी पूरे शासन को पंगु बना सकती है। और जैसा मैंने पहले कहा, तीनों आयोगों ने विधेयकों को फैसला लेने के लिए एक तय समय सीमा की सिफारिश की थी। जैसे कि 4 महीने, 6 महीने, कुछ तो तय हो। ये एक ऐसा सुधार है जिससे सभी को फायदा होगा, क्योंकि जैसा स्रोत में कहा गया है, कल की सत्ताधारी पार्टी आज विपक्ष में है और इसका उल्टा भी हो सकता है।
तो फिर आम सहमति बनाकर संविधान के अनुच्छेद 200 में संशोधन करके एक समय सीमा क्यों नहीं जोड़ी जा सकती? ये $1 मिलियन का सवाल है। तो हमने विवाद की जड़, उसके ऐतिहासिक संदर्भ, राजनीतिक हकीकत और समय सीमा की समस्या को समझ लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस हालिया सलाहकार राय का असली मतलब क्या है। हाँ, जमीनी स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। पहली बात तो ये कि इस सलाहकार राय ने एक तरह से तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में दिए गए हालिया फैसले को पलट दिया है। अच्छा। हाँ, हालांकि तकनीकी रूप से एक सलाहकार राय किसी फैसले को रद्द नहीं करती, लेकिन उसका प्रेरक मूल्य बहुत अधिक होता है। यानी भविष्य के केस में वकील और जज इसे एक मजबूत दलील के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एकदम सही। अगर इसे सरल भाषा में कहें तो भले ये अभी तक बाध्यकारी कानून ना हो, लेकिन एक बड़ा संकेत है कि अदालतें इस मुद्दे पर किस दिशा में सोच रही हैं। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर सहमति देने, रोकने या वापस भेजने की शक्ति पूरी तरह से गवर्नर के विवेक पर आ जाती है और उस पर अदालत की भी ज्यादा निगरानी नहीं होती तो क्या? तो ये राज्यों में एक तरह के गवर्नर राज को जन्म दे सकता है। सरकार या आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा था कि विवेक का इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास और दुर्लभ परिस्थितियों में ही होना चाहिए, लेकिन ये नई राय उस दायरे को बहुत ज्यादा चौड़ा कर देती है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक चुनी हुई विधायिका की भूमिका को कमजोर करता है। बिल्कुल। अगर एक गैर निर्वाचित राज्यपाल विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनी मर्जी से अनिश्चित काल तक रोक सकता है, तो फिर चुनाव और विधानसभा का मतलब ही क्या रह जाता है? ठीक यही चिंता का विषय है। ये राज्यपाल को एक निष्क्रिय संवैधानिक प्रमुख के बजाय एक सक्रिय राजनीतिक खिलाड़ी बना सकता है, जो केंद्र के इशारों पर राज्य के विधायी एजेंडे को नियंत्रित या बाधित कर सकता है। और ये भारत के संघीय ढांचे की नींव पर चोट करता है। जी, संघीय ढांचा यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो संतुलन है, ये उसे बिगाड़ सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं, जो यूपीएससी के उत्तर लिखने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ की टेकअवेज। पहली, अनुच्छेद 200 को लेकर राज्यपाल की शक्तियों पर एक बुनियादी संवैधानिक अस्पष्टता है, जिसे संविधान सभा की बहसों के बावजूद पूरी तरह हल नहीं किया जा सका। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हालिया राय में इस विवेकाधीन शक्ति को तो मान्यता दी है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा देरी के मामलों में न्यायिक समीक्षा की एक छोटी सी खिड़की भी खुली रखी है। एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश। जी। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, जब तक राज्यपाल की नियुक्ति के तरीके और विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा जैसे बुनियादी संरचनात्मक सुधार नहीं किए जाते, तब तक केंद्र और राज्यों के बीच ये टकराव और खींचतान चलती ही रहेगी। बिल्कुल, ये एक निरंतर समस्या बनी रहेगी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस जटिल विषय को परत दर परत समझने में मदद की होगी। अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और गहरी चर्चा की इच्छा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कोई भी जिज्ञासा या सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। जी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर राज्यपाल को बिना किसी समय सीमा के और न्यायिक समीक्षा के दायरे से लगभग बाहर विवेकाधीन शक्ति मिल जाती है, तो क्या ये पद सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख का रहेगा या एक सक्रिय राजनीतिक खिलाड़ी का बन जाएगा? और इसका भारत के केंद्र राज्य संबंधों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?